हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। हड़प्पन सिविलाइजेशन का लेक्चर 7 जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे जो ओवरऑल कोर्स है जिसमें अब तक हम 19 लेक्चर जो है कवर कर चुके हैं। पार्ट 3 हमारा चल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी लेंदी टॉपिक है और इसीलिए इसे वक्त लग रहा है। मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि अब हमारे सिर्फ 2 लेक्चर आएंगे जिसमें हम इकोनॉमी का जो बचा हुआ जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेंगे और बाद में डिक्लाइन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपका जो इकोनॉमिक लाइफ है ना, जिसमें हमने अभी तक आर्ट एंड क्राफ्ट को डिस्कस किया और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल को डिस्कस किया, और आज हम डिस्कस करने वाले थे ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में। तो ट्रेडिंग पैटर्न एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको एक लेक्चर में डिस्कस करना और काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है इंटरनल ट्रेडिंग पैटर्न और दूसरा एक्सटर्नल ट्रेडिंग पैटर्न। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें बस हम इंटरनल जो ट्रेडिंग पैटर्न है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा है, तो अब तक हमने देखा इंट्रोडक्शन एंड डेट, मतलब जो डेटिंग पैटर्न वगैरह था, मतलब जो डेट थी है ना, उसका जोग्राफिकल एक्सटेंट, थेरीज ऑफ ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स, सोसाइटी, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ देखी हमने हड़प्पन की, टाउन प्लानिंग देखी, ड्रेनेज सिस्टम देखी, एग्रीकल्चर देखा है। मतलब यहाँ से हमारा जो इकोनॉमी स्टार्ट हुआ था है ना, एग्रीकल्चर से सबसिस्टेंस बेसिस हमने देखा। फिर हमने उनकी स्क्रिप्ट देखी और आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स वगैरह के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो आज क्या हम करेंगे, आज हम करेंगे ट्रेडिंग पैटर्न से स्टार्ट। लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है ना वो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर जो आए हैं। वैसे तो हम इन क्वेश्चन को फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इन लेक्चर्स को इन क्वेश्चन को यहाँ पे देखना जरूरी हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अभी एक सीधा क्वेश्चन आया था 1991 में कि आपको एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर लिखने के बोला है, एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर एक ब्रीफ ऐसे लिखने के लिए बोला है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अभी क्वेश्चन किस तरह से आए थे, ये जो क्वेश्चन है ये है रिसेंट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला गया है कि डिस्कस द पैटर्न ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो पैटर्न ऑफ ट्रेड था उसको आपको डिस्कस करना है। मतलब कि क्या पैटर्न था ट्रेड का, क्या सिस्टम था, क्या नेटवर्क था उनके ट्रेड का। ओके, और दूसरा इसी के साथ क्वेश्चन है कि हाउ फार डिड इट अफेक्ट द नेचर ऑफ कंटेम्पररी सेटलमेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो भी कंटेम्पररी सेटलमेंट थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसके ऊपर इसका क्या असर हुआ है। तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग पैटर्न का असर तो होता ही है। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग पैटर्न वगैरह रहा था और क्या ट्रेडिंग नेटवर्क था, क्या इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी देखिए ट्रेडिंग जो नेटवर्क है या फिर ट्रेडिंग जो पैटर्न है, देखो अभी मैं जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। मतलब लास्ट लेक्चर में मतलब हमने जब लेक्चर डिस्कस किया था, जैसे कि विजुअलिटी के हमने जब डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी जो सिविलाइजेशन है अर्बन सिविलाइजेशन तब तक नहीं बनती जब तक कि एग्रीकल्चर वहाँ पे सरप्लस नहीं हो जाता। तो एग्रीकल्चर सरप्लस एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है, एक कारण होता है, एक इम्पेडस का काम करता है सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग पैटर्न जो है, ट्रेडिंग नेटवर्क जो है, मतलब जो ट्रेड है, ये ट्रेड तभी डेवलप हुआ ना जब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं उन्होंने एग्रीकल्चर जो है वो सरप्लस करना स्टार्ट कर दिया। तो एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो भी सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में लोगों को इन्वॉल्व होने के लिए वक्त मिलेगा। तो अभी हमें समझना क्या है कि इनका जो ट्रेडिंग नेटवर्क था वो किस तरीके से डेवलप हुआ था और इसके क्या रीजन थे, और इनके जो ट्रेड जो होता था ना, इस ट्रेड में कौन से रॉ मटेरियल्स कौन से एटम्स जो है ना इन्वॉल्व थे ट्रेड में, क्या मतलब उनका ट्रेड होता किन चीज़ों का था। तो जैसे कि अभी सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि रॉ मटेरियल है, फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फिर फिनिश आर्टिफैक्ट्स जो बनते हैं जैसे पॉट्स, वेपन्स हो गया, लग्जरी आइटम्स हो गए जैसे कि ऑर्नामेंट्स, क्लोथ। तो इनका ये ट्रेड करते थे एग्रीकल्चर टूल्स, टिम्बर। तो इनका ट्रेड होता कैसे था, क्या इंटरनल मतलब रीजन टू रीजन ट्रेड होता था, क्या एक्सटर्नल ट्रेड था, फिर कौन सी एक्सचेंज सिस्टम उसमें इन्वॉल्व थी, क्या ट्रेडिंग रूट होता था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था। तो इन सब के बारे में आज हमें डिस्कस करना है और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है जो ट्रेडिंग पैटर्न, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना होगा। और देखो आपने पेपर देखे होंगे शायद जो इस साल हुए यूपीएससी आपके हिस्ट्री ऑप्शनल के, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो सीधे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन जो है थोड़े घुमा फिरा के आते हैं। आपको चीज़ों का एनालिसिस जो है करना पड़ेगा। तो चीज़ों का एनालाइज आप तब करोगे जब आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे, और इन कंसेप्ट को समझना जो है ना ज़रूरी हो जाता है। आप बस स्लाइड्स जो है उसको मतलब जो पीपीटी जो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ वहाँ से बस वो पीपीटी उठा लोगे और बस प्रिंट आउट निकाल लोगे या फिर वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, आपको वीडियोस को पूरा देखना होगा, समझना होगा और खुद के शब्दों में खुद क्या आप समझ रहे हो
उस बेसिस पे आपको खुद के नोट बनाने होंगे। ये जो वीडियोज़ है, ये जो लेक्चर्स है और जो पीपीटी है ना, ये बस आपकी हेल्प करने के लिए। हाँ, ये सफिशिएंट है, आपको इन वीडियोज़ को देखने के बाद कोई और रिसोर्सेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्हीं बेसिस पे जो है ना सवाल आते हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं आते। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था, अर्बन जो एलिमेंट्स है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन थे ना, फर्स्ट स्लाइड मतलब फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन देखे थे हमने कि अर्बन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। अभी अब तक हमने अर्बनिज्म को तो देखा, हमने टाउन प्लानिंग देखा, लेकिन मैंने कहीं भी आपको ये नहीं बताया कि अर्बन एलिमेंट्स कौन से थे। लेकिन ये आपको समझना है क्योंकि उसमें है, बस उसमें से आपको निकालना है। तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि यहाँ पे सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन आए जाएंगे, जैसे कि एक्सप्लेन द एक्सटर्नल ट्रेडिंग पैटर्न ऑफ हड़प्पा, जो कि 1991 का था। वो पैटर्न अभी जा चुका है। अभी आपको चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, डॉट्स को कनेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर इतना होना चाहिए। वैसे मैं शाम को आपका जो पेपर है ना उसको डिस्कस करूँगा। सॉरी, इस बार जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है सिविल सर्विस का, इसमें जो हिस्ट्री ऑप्शन का पेपर आया ना, इसको हम डिस्कस करने वाले शाम को। तो उसमें मैं ज़्यादा बेहतर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि पेपर को समझना ज़रूरी हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम की पढ़ाई करते हैं। तो चलिए अभी डिस्कशन को, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी वक्त हो चुका है। इकोनॉमिक जो लाइफ है ना, अभी इसमें सबसे पहले आज जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा ट्रेडिंग नेटवर्क का पैटर्न, इसका इंट्रोडक्शन। जब भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेडिंग पैटर्न की बात करते हैं ना, तो हमें दो चीज़ों को समझना चाहिए। एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ना, इसमें दो तरीके के ट्रेड में लोग इन्वॉल्व थे। एक तो था इंट्रा रीजनल ट्रेड। इंट्रा रीजनल ट्रेड मतलब क्या होता है कि रीजन टू रीजन ट्रेड, मतलब हड़प्पन जो सोसाइटीज थी, हड़प्पन जो सिटीज थी, उनमें आपस में जो ट्रेड होता था, मतलब अर्बन टू अर्बन, रूरल टू रूरल, या फिर अर्बन टू रूरल, इस तरीके से। तो इंट्रा रीजनल मतलब रीजन टू रीजन। और सेकंड होता था इंटर रीजनल ट्रेड। सेकंड क्या था? इंटर रीजनल ट्रेड। इंटर रीजनल मतलब हड़प्पन्स का नॉन हड़प्पन्स के साथ, जैसे कि मेसोपोटामिया के लोग हुए, पर्शियन गल्फ हो गए, इजिप्शियन लोग हैं, तो इनके साथ जो ट्रेड था उसको कहा जाता है इंटर रीजनल ट्रेड। अभी ये जो ट्रेडिंग होती थी इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रॉ मटेरियल्स थे। रॉ मटेरियल्स मतलब जैसे मेटल्स हो गए, स्टोन हो गए, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस, गोल्ड, सिल्वर, ये सब रॉ मटेरियल्स में आएंगे। फिर इन रॉ मटेरियल से बने हुए फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश आर्टिफैक्ट, जैसे पॉट्स, वेपन्स, लग्जरी आइटम्स। फिर आपके जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ग्रेन्स वगैरह हो गए, टिम्बर हो गए, मिनरल्स, तो इन सब का जो है ना वो ट्रेड होता था। और हड़प्पन सोसाइटी थी, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हड़प्पन सोसाइटी एक मर्चेंट डोमिनेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे कोई प्रिस्टली डोमिनेशन नहीं था, तो ये ज़्यादातर ट्रेड के ऊपर रिलाय थे। सेकेंडरी और टर्सरी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये काफ़ी जो है यहाँ पे डेवलप हुई थी, और इसीलिए ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। अगर एग्रीकल्चर के बेसिस पे कोई सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन नहीं बन सकती, मतलब एग्रीकल्चर तो बेस होता है, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में अगर वो इन्वॉल्व है तो फिर आप उसे अर्बन सिविलाइजेशन नहीं कहोगे, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर करना मतलब कि देखो एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। और किसी भी सोसाइटी को अगर अर्बनाइजेशन में मतलब अर्बन आपको कहना है तो क्या होगा, वहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ का होना जरूरी हो जाता है। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके अर्बन सिविलाइजेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और जो क्वेश्चन आया था कि अर्बन एलिमेंट्स को डिस्कस कीजिए, तो ये आप वहाँ पे एक पॉइंट आराम से ऐड कर सकते हो कि सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में लोग जो इन्वॉल्व थे, तो ये एक पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना पड़ता है। सीधे सीधा आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको खुद थोड़ा दिमाग लगाना होगा, एनालाइज करना होगा चीज़ों को। द एक्सचेंज वॉज डन विद द हेल्प ऑफ बार्टर सिस्टम। और ये किसी भी मतलब कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, कोई भी ऑप्शनल हो, हर ऑप्शनल में यही पैटर्न है। बस हिस्ट्री रिलेटिवली ईजी जो है वो इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री जो है ना यहाँ पे स्टैटिक है, और इसमें ज़्यादा कुछ करंट नहीं पढ़ना है और ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बस जो है वही हमें पढ़ना है और बस उसी को एनालाइज करना है। इसलिए हिस्ट्री जो है थोड़ा जो है वो ईजी हो जाता है। अभी वहाँ पे एक्सचेंज जो सिस्टम थी वो क्या थी, तो बार्टर सिस्टम, बार्टर जो है ना वो सिस्टम थी। अभी क्यों? क्योंकि तब कोई करेंसी नहीं थी ना इनसाइड, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के पास कोई स्टैंडर्डाइज करेंसी थी, और न तो आउटसाइड सिविलाइजेशन जैसे कि आज डॉलर है, जो कि एक हॉट करेंसी, डॉलर है हॉट करेंसी और हार्ड करेंसी भी है, और ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। तो इस तरीके से कोई वहाँ पे करेंसी नहीं थी, इसलिए तब चलती थी बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम आपको पता होगी, तो यहाँ पे मैं बार्टर सिस्टम बताने वाला नहीं हूँ, बार्टर सिस्टम आपको पता है क्या है। तो दिस ट्रेडिंग पैटर्न शोज इंटरडिपेंडेंस, तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस थे बिटवीन द टाउन्स एंड, सॉरी यहाँ पे रूरल होना चाहिए, टाउन मतलब रूरल, जो टाउन्स एंड रूरल जो नहीं ठीक है सही है, जो टाउन्स थे ना, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन्स थे और जो अलग अलग कल्चर्स थे, तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या थे, डिपेंडेंट थे। मतलब जैसे कि हड़प्पा जो है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन
यहाँ से मेसोपोटामिया के लोग जो है ना वो क्या लेते थे, वो लेते क्लोथ्स, कॉटन का इंपोर्ट जो है मेसोपोटामिया के लोग जो हड़प्पन्स को करते थे, हड़प्पन्स से करते थे। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर क्या थे, इंटर डिपेंडेंट थे। और इस जब डिपेंडेंस होती है तभी तो मतलब ट्रेड जो है डेवलप होता है। तो अभी इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इस लेक्चर में हम देखेंगे सिर्फ इंट्रा रीजनल ट्रेड के बारे में। एक्सटर्नल जो ट्रेड होगा ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। मोड ऑफ ट्रांसफर भी इसी लेक्चर में है और ट्रेडिंग रूट भी इसी लेक्चर में। तो देखिए अभी सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, तब तो कोई हवाई जहाज कोई एरोप्लेन वगैरह तो थे नहीं। तो फिर वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ब्रॉन्ज और टेराकोटा से बने हुए हमें टेराकोटा टॉयज मिले हैं और जो 2 व्हील कार्ट्स की तरह है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो जाहिर सी बात है कि वो फिर 2 व्हील कार्ट जो यूज करते थे, जो कि ऑक्सन या फिर किसी भी तरह की एनिमल से ड्रिवन होते थे। ओके, तो ये हमें क्लियर है कि 2 व्हील कार्ट तो यूज करते थे फॉर कैरिंग पीपल्स एंड गुड्स, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था वो कैमल था, जो कि लैटर फेज में ज़्यादातर यूज होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के। फिर जो पीपल जो थे हड़प्पा के वो कारवान्स ऑफ एनिमल्स भी यूज करते थे, जैसे कि ऑक्सन हो गया, शिप हो गया, गोट हो गया, टू ट्रांसपोर्ट मर्चेंडाइज। इट वॉज प्रॉब्ली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए जो एनिमल का कारवा है वो यूज होता था। अभी इसका मतलब क्या है कि कारवा ऑफ एनिमल मतलब क्या होता है। तो देखो आपने देखा होगा कि आजकल जो है डोंकी जो थे गधे, इनके ऊपर ऐसे सामान लाद दिया जाता है, फिर वो ऐसे चलते हैं, मतलब उनको एक दूसरे से बांधा जाता है। सपोज कि 10 गधे हैं तो 10 गधों को एक दूसरे के साथ ऐसे बांधा जाएगा और आगे पीछे ये सब गधे हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर सामान लाद दिया जाता है और फिर ये चलते रहते हैं और इनके ऊपर ध्यान रखने के लिए व्यक्ति होगा, तो इसे कहा जाता है कारवा। तो एनिमल्स का जो झुंड होता है, मतलब झुंड मतलब 10 से 15 या फिर 20-50 कितने भी हो सकते हैं, इनके ऊपर सामान लादा जाता है और इनको एक दूसरे के साथ बांधा जाता है ताकि ये इधर उधर न भटके, तो इसी कारवा कहा जाता है। तो ऐसे कारवा जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए यूज किया करते थे। उसके बाद जो मराइन जो ट्रेड होता था और रिवराइन जो ट्रेड होता था, इसके लिए बोट्स एंड शिप का इस्तेमाल करते थे। अभी इसके एविडेंसेस हमारे पास है क्योंकि सील्स के ऊपर बोट्स दिखाई गई है, जो सील्स है ना उसके ऊपर इमेजेस है बोट्स की, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो बोट्स जो है वो इस्तेमाल करते थे। अभी ये तो हो गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, मतलब मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्ट था वो किस तरीके से उनका ट्रांसपोर्ट चलता था। अभी ट्रेड रूट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेड रूट क्या था। अभी देखिए ट्रेड रूट जो है ना, यहाँ पे अलग अलग जो ट्रेड रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि वेरियस जो हड़प्पन जो कल्चर जोन थे, मतलब जो इंटरनल ट्रेड होता था ना, इंटरनल ट्रेड के लिए ये ट्रेड रूट है। जैसे कि बलूचिस्तान, सिंध, मतलब यहाँ से मेजर ट्रेड रूट गुजरते थे। जैसे कि अब आज नेशनल हाईवे होते हैं ना, वो ऐसे ही सपोज ये जो है नेशनल हाईवे थे। तो बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान, पंजाब, चोलिस्तान, गुजरात और अपर दोआब। अभी इसको आप ज़्यादा क्लियर समझ पाओगे जब हम मैप देखेंगे। मैप इंटरनल ट्रेड, ओके ये है मैप। देखिए अभी यहाँ पे गुजरात है ना, तो गुजरात का ये देखिए हाईवे, यहाँ से लोथल कनेक्ट हो रहा है रंगपुर से, मतलब ये मेजर सिटीज थी ना, एक दूसरे से कनेक्टेड थी बाय रूट इंटरनल ट्रेड के लिए। यहाँ से मेहगांव, फिर सुरकोटोटा जाएंगे, फिर कोटडीज जाएंगे, फिर बालाकोट जाएंगे, फिर चौहनदारो, मोहनजोदारो। तो इस तरीके से जो है ना वो इनके नेशनल हाईवेज थे, आप ऐसा बोल सकते हो। और यहीं पे रिवर्स है, ये रिवर्स है, तो रिवर्स से भी वो ट्रेड वगैरह करते थे, रिवराइन ट्रेड वगैरह करते थे बोट से। और आप देखो ना तो मोहनजोदारो और हड़प्पा की जो लोकेशन वो इस तरीके से कि वो वहाँ पे सारे जो इनलैंड जो ट्रेडिंग और जो एक्सटर्नल ट्रेडिंग के जो रूट्स है ना, चाहे वो फिर लैंड ट्रेडिंग हो या फिर सी या फिर आपके रिवराइन ट्रेडिंग हो, वहाँ से रूट्स गुजर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो हड़प्पा का जो है ना, अभी देखिए हड़प्पा कहाँ पे, रावी रिवर। तो रावी रिवर यहाँ पे नदियाँ हैं, तो यहाँ से रिवराइन ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से फिर वो पूरे ट्रेड को है कंट्रोल करते थे। तो हम लोकेशन जो है ना उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लोकेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट थी सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए या फिर टाउन्स के डेवलपमेंट के लिए, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये इफेक्ट करता था स्ट्रैटेजी, किस तरीके से लोकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट थी किसी भी सिटीज़ के लिए। और यहाँ पे आपका मोहनजोदारो है, तो मोहनजोदारो जो है ना वो आपके समंदर से नज़दीक था। बालाकोट से सीधा आप मोहनजोदारो जा सकते थे, यहाँ से कोई सामान इंपोर्ट होगा या फिर एक्सपोर्ट करके। तो इस तरीके से जो सिटी डेवलप होती थी। और ये है आपका इंटरनल ट्रेडिंग नेटवर्क। मतलब अभी देखो इमेजेस जो है ना काफ़ी मुश्किल से मिलती है। सबसे पहले तो ट्रेडिंग नेटवर्क की इमेजेस मुझे मिली नहीं जो कॉपीराइट फ्री हो, तो इसलिए फिर मैंने उपिंदर सिंह की बुक से ये इमेज जो उठाई है स्कैन वगैरह करके यहाँ पे
पेस्ट कर दिए। तो इमेज काफ़ी मुश्किल से मिलती है। उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड देख लेते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड किस तरीके से होता है, क्या क्या लोकेशन की। तो लोथल जो है ना, अभी देखिए मराइन ट्रेड के लिए देखो, मराइन जो रूट है ना, मराइन रूट यहाँ पे लोथल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड था, यहाँ पे डॉकयार्ड मिले हमें। तो लोथल जो है यहाँ से ट्रेड होता था। इंटरमीडिएट स्टेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सुरका डोटा हो गया। फिर यहाँ से वो सीधा जाते थे यहाँ पे आपके पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान में, और यहाँ पे आपको अलग अलग जो है साइट्स जो है यहाँ पे पोर्ट जो है देखने को मिलेंगी। बहरीन की साइट है यहाँ पे एक, और उसके बाद आपका यहाँ पे ईरान है। तो इस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग नेटवर्क चलता था। ये था मराइन ट्रेड। और जो रूट है ना, लैंड रूट, यहाँ पे देखो अभी ये हड़प्पा। तो हड़प्पा जो इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे था कि यहाँ से लैंड रूट और सी रूट दोनों गुजरते थे, क्योंकि ये देखिए ये लैंड रूट है। अभी यहाँ से सी से कोई इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, तो वो यहाँ से ऐसे आराम से करके सतलज रिवर से है ना हड़प्पा तक मतलब पहुँच जाता था। कोई भी मतलब अगर उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना था तो सतलज रिवर के थ्रू वो आराम से कर लेते थे। और यहाँ से फिर आपका जो लैंड रूट भी जा रहा है हड़प्पा से ही, यहाँ पे सोर्दुगाई एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन था सोर्दुगाई। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको छावनीज भी मिली है, मतलब जहाँ पे लोग रहते थे, ट्रेडर्स जो है ना वो रहते थे, जैसे कि वो आराम वगैरह करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ से जाएंगे निसार, हिसार, सियाल्क, गियान। तो इस तरीके से जो है सारा ट्रेड चलता था। यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, और यहाँ पे आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। तो इस तरीके से इनका ट्रेडिंग पैटर्न था, ट्रेडिंग रूट वगैरह थे। तो ये आप आराम से देख सकते हो। ये रिवराइन ट्रेड के कुछ इमेजेस हैं कि रिवराइन ट्रेड किस तरीके से होता था। ये इंडस रिवर है आपकी, ये रावी रिवर है। रावी रिवर के लेफ्ट बैंक पे आपका हड़प्पा देखने को मिलेगा आपको। तो ये सारा ट्रेडिंग उनका चलता था, ट्रेडिंग रूट वगैरह थे, और ट्रेडिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था उनके लाइफ का। तो ट्रेड रूट तो हो गए हमारे। लाहिरी जो एक हिस्टोरियन थे, उनका कहना था कि कुछ मेजर ट्रेड रूट जो है वो कनेक्ट करते थे फॉलोइंग एरियाज को। मतलब कुछ मेजर ट्रेड रूट थे, जैसे कि सपोज सिंध कनेक्ट करता था साउथ बलूचिस्तान को, कोस्टल सिंध जो है, फिर अपर सिंध और सेंट्रल इंडस प्लेन, ये एक दूसरे को कनेक्ट करता था। फिर इंडस प्लेन था और राजस्थान था, ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे। सिंध एंड गुजरात एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रेडिंग रूट वगैरह चलता था। ट्रेडिंग रूट के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आया अब तक, आने के चांसेस भी कम है, लेकिन फिर भी हमने देख लिया यहाँ पे। सम द रूट्स वेर वेल डिफाइन अर्लियर, लाइक ठीक है अर्लियर फेज से तो कीर्तर माउंटेन्स वगैरह से कुछ रूट जाते थे। कुछ रिवराइन रूट्स भी है यहाँ पे, जो कि इंडस और सरस्वती से होके गुजरते थे। कोस्टल टाउन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि लोथल हो गया, यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है। बालाकोट हो गया जो हमने अभी देखा, सुक्तादोर, नागेश्वर, जो कि हड़प्पन्स, मतलब हड़प्पन्स जो सिविलाइजेशन थी और उनके जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, इनको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से थ्रू सी रूट कनेक्ट करते थे। और ये कुछ ट्रेडिंग स्टेशन है। कुछ इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन हमने देखा, अभी बहरान में देखा था, जैसे हमने अभी दिलमुन था वो, और माकरान कोस्ट जो पाकिस्तान में आती है, यहाँ पे मकान एक साइड थी। मतलब ये जो है वो पोर्ट है दो, मकरान कोस्ट पे मकान जो कि पाकिस्तान में, और बहरान का जो है दिमुन, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अभी एक मिनट फिर से हम देख लेते हैं। देखिए ये जो है ना बहरीन, ये है आपका जो हमने अभी देखा ना बहरीन, ये साइट है, और ये कनेक्टेड थी बाय सी रूट। यहाँ पे थी शायद वो, यहाँ पे कहीं तो भी आपका मकान है माकरान कोस्ट पे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग वगैरह नेटवर्क वगैरह चलता था उनका। मर्चेंट डोमिनेट सोसाइटी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग जो है ना वो मर्चेंट डोमिनेटेड थे। तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा इंट्रा रीजनल कॉन्टैक्ट या फिर इंट्रा रीजनल ट्रेड, मतलब कि इंटरनल ट्रेड किस तरीके से चलता था और क्या रीजन थे और क्या किस लिए ये ट्रेड होता था। अभी देखिए ये तो हमें पता है, इतना तो क्लियर है हमें कि रीजन टू रीजन कॉन्टैक्ट वहाँ पे था, रीजन टू रीजन ट्रेड वहाँ पे चलता था। रीजन टू रीजन मतलब जैसे टाउन टू टाउन हो गया, अर्बन सेंटर टू रूरल सेंटर, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल से लेके फैक्ट्री साइट तक, फिर फैक्ट्री साइट पे जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाते थे तो फिर मार्केट तक उन्हें पहुंचना था। तो ये ट्रेडिंग नेटवर्क था, इस तरीके से उनका ट्रेडिंग पैटर्न था और इसी के ऊपर सवाल आया था। अभी क्वेश्चन ये है कि रीजन क्या था ट्रेड का, क्यों ये ट्रेड करते थे। तो ये जो सवाल है ना, इसका सादा सा जवाब जो है वो है नीड, ज़रूरत थी उन्हें, है ना। उन्हें क्या थी? ज़रूरत थी। अभी ज़रूरत क्या थी? तो अर्बन लोग जो है ना, अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग, आज भी यही है कि अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं वो खुद का खाना खुद, मतलब खुद का खाना तो खुद ही बनाते हैं, लेकिन जो ग्रेन जो है ना, जैसे कि व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, तो ये तो वो खुद पका मतलब उगाते नहीं थे ना। तो अर्बन सिविलाइजेशन के लोग जो, मतलब अर्बन जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। और प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर जो करने वाले लोग हैं वो खाना मतलब उगाते हैं, और फिर जो आपके जो अर्बन
सिविलाइज मतलब जो अर्बन लोग होते हैं उन तक वो पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से उनका जो ट्रेडिंग है ना वो चलता है। तो यही एक रीज़न था कि ट्रेड जो अर्बन रूरल कॉन्टैक्ट जो था ना, इसका सबसे मेन रीज़न यही था। तो अभी देखिए, सबसे पहला रीज़न तो था कि उन्हें फूड चाहिए था, इन्हें अर्बन पॉपुलेशन को, ताकि क्योंकि वो तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और वो खुद का जो फूड है वो खुद बनाते नहीं थे। तो जो प्रोफेशन था रूरल पॉपुलेशन का वो था एग्रीकल्चर, दैट वाज सप्लीमेंट बाय एनिमल हस्बेंड्री। तो लार्ज नंबर ऑफ ग्रैनरीज भी आपको देखने को मिलेंगे अर्बन एरियाज में, जिससे ये साबित होता है कि वहाँ पे ग्रेन जो स्टोर करके रखा जाता था, जो कि विलेजर्स से जो है ना इम्पोर्ट होता था और फिर बाद में वो रिडिस्ट्रीब्यूट जो है होता था, जैसे कि आज आपके रेशन स्टेशन होते हैं ना, उस तरीके से। और ये जो ग्रेनरीज है ये फूड क्राइसिस के दौरान भी ऐसे शॉक एब्जॉर्वर के तौर पे काम जो है वो करती थी। अभी जो लास्ट टाउन के लोग तो क्या, ये तो हमारा नेक्स्ट मतलब यहाँ से ऐड हो गया, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये लोकेशन है ना कि टाउन की लोकेशन किस तरीके से होती थी, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। तो क्वेश्चन ये है कि रूरल एरिया के लोग अगर इन्हें खाना पहुंचाते थे तो इनको रिटर्न में क्या मिलता था। तो सबसे पहला जो आर्गूमेंट है वो इस तरीके से दिया जाता है कि जो ग्रेन ये कलेक्ट करते थे ना, ये एज ए टैक्स था, मतलब टैक्स के तौर पे ग्रेन कलेक्ट होता था। अभी क्योंकि जो अर्बन सिविलाइजेशन के लोग थे, मतलब सॉरी अर्बन सोसाइटी के जो लोग थे, वो क्या करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए जो रूरल वाले जो लोग थे ना, वो इन्हें क्या देते थे, टैक्स देते थे। तो ये आर्गूमेंट बहुत हद तक सही नहीं है, गलत है, क्योंकि कोई एडमिनिस्ट्रेशन था या नहीं था इसके ऊपर तो अभी भी सवाल ही है ना। तो हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए जो रूरल एरिया से टैक्स कलेक्ट होता था। तो नेक्स्ट आर्गूमेंट क्या है, फिर नेक्स्ट आर्गूमेंट ये है कि रूरल जो लोग हैं ना, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे और इसके बदले फिनिश प्रोडक्ट जो इन्हें मिलता था इन रिटर्न फ्रॉम अर्बन लोग। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सारे के सारे जितने भी जो रूरल हाउस होल्ड है वहाँ पे आपको एक तरीके से स्टोन टूल्स मिलेगा, मतलब जो स्टोन ब्लेड्स है ना वो मिलने वाला था, मतलब मिला था, हमने डिस्कस किया था। तो इसके लिए जो स्टोन लगता था ना रॉ मटेरियल एज, तो वो हर कहीं नहीं मिलता था, वो स्पेशलाइज तरीके का एक स्टोन था जो कि अर्बन लोग इन्हें प्रोवाइड करते थे। तो ऐसा माना जाता है, जैसे कि सुकूर एक साइट है सिंध में, यहाँ पे वो स्टोन मिलता था जो कि आपको जितने भी हड़प्पन मतलब रूरल जो एरिया है वहाँ पे जितने भी हाउस होल्ड है ना वहाँ पे मिला है, वो खुद घर पे वो स्टोन ब्लेड जो बनाते थे उस स्टोन से। तो वो स्टोन जो है वो अर्बन लोग जो है ना इन्हें देते थे, मतलब एक्सचेंज वो करते थे, ये देंगे उन्हें ग्रेन्स और अर्बन एरिया वाले जो है वो इन्हें क्या देंगे, वो स्टोन देंगे। तो इस तरीके से उनका ट्रेडिंग नेटवर्क मतलब चलता था, क्योंकि बार्टर सिस्टम थी ना, तो ऐसे ही चलेगा। अभी इसके अलावा भी आपको कुछ रीजन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हड़प्पन सेटलमेंट्स है सारी की सारी, चाहे वो स्मॉल हो या चाहे बिग हो, वहाँ पे आपको गोल्ड, सिल्वर और मिनी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन मिले। तो ये कौन बनाते थे, ये सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जो लोग थे वो ही मतलब बनाते थे। और इन एक्सचेंज ऑफ फूड वो जो रूरल एरियाज है वहाँ पे ये बांट देते थे, है ना। और मेटल्स और स्टोन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता था या फिर प्रोड्यूस करता था, मर्चेंट करते थे। मर्चेंट कहाँ पे रहते थे, मर्चेंट और रूरल वो रहते थे सिटीज़ में, और फिर वो ट्रांसपोर्ट कर देते स्मॉल और लार्ज सेटलमेंट जो होते बाकी। तो इस तरीके से उनका जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो चलता था। अभी ये जो एक्सचेंज सिस्टम थी ना, इसके लिए वेट्स भी लगते हैं ना, क्योंकि हम गिनेंगे कैसे, मतलब वेट्स एंड मेजर्स तो होने चाहिए। तो हड़प्पन्स के पास एक खुद के डिस्टिंक्ट तरीके के वेट्स एंड मेजर्स थे ट्रेड और जो एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करने के लिए अमॉन्ग देमसेल्फ। और इवन फार फ्लंग एरियाज में भी हड़प्पन जो साइट्स है ना वहाँ पे भी आपको सेम यूनिफॉर्म जो सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर मिलेंगे, मतलब कितनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी थी। और यही ऐसे कुछ पॉइंट्स है ना, ये हमें बार बार सोचने में मजबूर करते हैं कि शायद वहाँ पे कोई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब कोई रूलर वगैरह था। तो ये पॉइंट्स है वो, तो यही पॉइंट्स आपको याद रखने उन वो जो पॉइंट्स है ना उसके टॉपिक उसके फेवर में, और उसके अगेंस्ट में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं सेकंड लेक्चर में। उसके बाद ये जो आपके वेट्स एंड मेजर थे ये किससे बने होते थे, तो शर्ट, लाइमस्टोन और स्टीटाइट स्टोन से बने होते थे, जनरली क्यूबिकल थे इन नेचर। और ऐसे यूनिफॉर्म जो सिस्टम है ना वेट्स एंड मेजर्स की, ये कहा जाता है कि एक अटेम्प्ट थी बाय सेंट्रलाइज रूलर्स यार पावर टू रेगुलेट द एक्सचेंज अमॉन्ग हड़प्पन्स एंड नॉन हड़प्पन्स टू। तो ये हम मान सकते हैं कि ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म सिस्टम थी, तो ताकि जो ट्रेड है उसको रेगुलेट किया जाए। जैसे कि आज हमारे पास यूनिफॉर्म करेंसी है 1 रुपया, तो इसमें पूरे देश में ट्रेड होता है और सबको माननी पड़ती है। तो वैसे ही उनके पास जो वेट्स एंड मेजर्स वगैरह जो थे, नहीं सॉरी वेट्स एंड मेजर मतलब के, जैसे कि हमारे पास जो सिस्टम है जैसे केजी हो गया, लीटर हो गया, है ना, तो ये सेंटीमीटर, तो ये क्या है, वेट्स हैं, मेजर्स है एक तरीके से। तो ये पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज है। तो वैसे ही उनके जो वेट्स एंड मेजर्स थे हुआ करते थे। उसके बाद सील्स एंड सीलिंग जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है काम करते हैं ट्रेडिंग पर्पजेज में, जैसे कि
देखो क्या होता था, सील्स और सीलिंग जो है ना, इसको यूज किया जाता था एज ए मार्क ऑफ ओनरशिप, जिससे कि हमें पता चल जाता था कि जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर ओनर से आ रहा है, तो उससे उसकी गारंटी भी इंश्योर होती थी, और जो भेजने वाला है उसकी आइडेंटिटी भी जो है वो मतलब इंश्योर हो जाती थी, और इसीलिए सील्स एंड सीलिंग्स को जो वो यूज करते थे। जैसे कि अभी सपोज ये बोरी है, और इस बोरी के ऊपर यहाँ पे क्या करते थे वो मतलब वो सील जो चिपका देते थे, तो ताकि पता चल जाता था कि ये किसने भेजी है, और इसके ऊपर उसका नाम भी होता था। मतलब ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये जो राइटिंग्स है उसको तो हम डिसिफर नहीं कर पाए ना, सील्स के ऊपर जो राइटिंग थी, तो शायद वो ट्रेडर के नाम हो सकते हैं, लोकेशन हो सकते हैं, और क्वालिटी को इंश्योर करने का कुछ मतलब साधन हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा हमें जो सील्स है ना इसके होल्डिंग्स मिले हैं लोकल के साइट्स पे और बाकी साइट्स पे भी। तो ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए जो है ना ये इस्तेमाल होते थे सील्स एंड सीलिंग्स, क्योंकि हर जगह पे नहीं मिले, सिर्फ ऐसी इंपॉर्टेंट साइट जैसे कि लोथल है, तो लोथल जो है तो डॉकयार्ड था जहाँ पे इंटरनेशनल जो ट्रेड रूट था ये लोथल, यहाँ से मराइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, तो इसलिए माना जाता है कि सील्स एंड सीलिंग जो है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में जो है इन्वॉल्व थे या फिर यूज होते थे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने इंटरनल जो ट्रेड है ना इसको डिटेल में डिस्कस किया। अभी हमारा बचा क्या है, हमारा बचा है अभी जो एक्सटर्नल ट्रेड है, एक्सटर्नल ट्रेड हमारा बचा है। और उसके बाद जो हमारा एक टॉपिक बचता है लास्ट होता है आपका डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है जो काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी टॉपिक था। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको इन वीडियोस को ध्यान से देखना है, फिर वीडियोस को ध्यान से देख के चीज़ों को समझना है, और क्वेश्चन देखने हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, और उस हिसाब से आपको फिर आपके नोट बनाने हैं आपके खुद के वर्ड्स में। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे ना तो फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आते नहीं ना, क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। वो तो हम शाम को देखेंगे जब हम पेपर को डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा क्लियर होगा, और वहाँ पे मैं ज़्यादा बताऊँगा किस तरह से आपको नोट बनाने हैं, या फिर किस तरीके से आपको इन वीडियोस को देख के नोट बनाने हैं, क्या और कोई सोर्सेज आपको पढ़ने नहीं पढ़ने, जो सवाल आप पूछते रहते हो कि क्या ये कोर्सेज जो इनफ है नहीं है, तो इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर लेके आऊँगा मैं, जिसमें मैं डिटेल में बताऊँगा कि ये जो कोर्स है, जो वीडियोज़ है, और जो PDF मटेरियल सॉरी PPT जो है ना ये सफिशेंट है या नहीं है। ओके, सो डोंट वरी फॉर दैट। और जो लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले 2022 में, तो उनके लिए जो सवाल उनका है उनके मन में, क्या सिलेबस कवर हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स के पहले तो GS पेपर 1 जो है वो हमारा हो जाएगा, पेपर 2 का भी बहुत कुछ हो जाएगा पेपर प्रीलिम्स के पहले ही, और पेपर 2 जो है उसका जो सेकंड पार्ट होता है वो प्रीलिम्स के बाद हम कवर कर लेंगे, तो काफ़ी वक्त है हमारे पास। तो चलिए फिर नेक्स्ट शाम को मिलते, हमारा जो होगा क्या होगा शाम को पेपर का डिस्कशन होगा। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।